Student, today I am going to tell you about biological method. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। तो बायोलॉजिकल मेथड के बारे में कहा जाता है कि बायोलॉजिकल मेथड इज अ साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब देखें, जिस तरह से हमारे पास जो है वो फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बाकायदा एक मेथड होता है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का भी बाकायदा एक मेथड होता है, इवन मैथ्स के क्वेश्चंस को भी आंसर निकालने के लिए बाकायदा एक मेथड यूज करते हैं। इन द सेम वे जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए या उनके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए जो है वो हम क्या यूज करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, एक प्रॉपर तरीकाकार यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब देखिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं। हर वो प्रॉब्लम जो लिविंग थिंग से रिलेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे एक जमाने में मलेरिया जो है ये क्या था, ये भी मलेरिया भी जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। मलेरिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। इसी तरीके से देखा जाए तो इस वक्त हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कौन सा है, वो है कोविड। कोविड या जो कोरोना वायरस है ये क्या है, ये भी बायोलॉजिकल, इस दौर का अभी जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल है, ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग को भी हम क्या कहेंगे, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक साइंटिफिक मेथड यूज किया जाएगा, उस साइंटिफिक मेथड को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। मतलब वो मेथड जिसके जरिए, वो साइंटिफिक मेथड जिसके जरिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या उनका हल निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब देखिए, हर मेथड के अपने क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तरीकेकार बेहतरीन वही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको हम स्टेप्स के जरिए जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसे मैथ के प्रॉब्लम या फिजिक्स के प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तो उसके लिए भी क्या, उसके जो मेथड होते हैं उसके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप से गुजरने के बाद उसका आंसर आपको मिलता है। तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो क्या होते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। और उन स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स हैं वो ऑब्जर्वेशन है, डेटा कलेक्शन है, हाइपोथेसिस है, रीजनिंग है, एक्सपेरिमेंट है, कंक्लूजन है, थ्योरी और लॉ। ये तमाम क्या है, ये तमाम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। लेकिन कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है, उसका जब बायोलॉजिकल मेथड, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं मुशाहिदे को। मिसाल के तौर पे एक जमाने में जो मलेरिया जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने बायोलॉजिकल मेथड यूज किया था, तो उसमें सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले थी ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज का मुशाहिदा करना, किसी चीज को परखना। अब मिसाल के तौर पे अगर मलेरिया हमारे पास है, तो मलेरिया की जब हमने ऑब्जर्वेशन करी तो उस ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या बात सामने आई, ऑब्जर्वेशन में ये बात सामने आई कि मलेरिया जो है वो मच्छर जहाँ पर ज्यादा होते हैं वहां पर मलेरिया ज्यादा होता है। जहाँ गंदा पानी खड़ा हुआ होता है, जहाँ मच्छर होते हैं वहां पर मलेरिया ज्यादा होता है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसके बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन में मिसाल के तौर पे अगर मलेरिया ही की मिसाल ले लें, तो डेटा कलेक्शन में हमने डेटा कलेक्ट किया कि कितने इलाकों के कितने मतलब हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितने इलाकों के अंदर जो है ना हमने देखा कि मच्छर थे, और उन इलाकों के अंदर कितने परसेंट जो है लोगों को मलेरिया हुआ। या अगर किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन के ब्लड के अंदर एक जर्म होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। हम डेटा कलेक्ट करेंगे लोगों का, मलेरिया के पेशेंट का भी डेटा कलेक्ट करेंगे, और जो हेल्दी लोग हैं उनका भी डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी उनका ब्लड जो है सैंपल कलेक्ट करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कितने मलेरियल पेशेंट के ब्लड से प्लाज्मोडियम निकल रहा है, और जो नॉन मलेरियल
हैं जो हेल्दी हैं उनमें से कितने में से प्लाज्मोडियम नहीं निकल रहा। तो मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्शन जो है वो करते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस के हवाले से हम जो है वो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं कि कितने रोज जो है वो कितने परसेंट जो है वो इससे जो ओल्डर यंगर लोग हैं उनकी डेथ हो रही है, कितने परसेंट जो बूढ़े लोग हैं उनकी डेथ हो रही है, कौन से कंट्री में इसमें से कितनी डेथ हो रही हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें डेटा कलेक्शन है। जब डेटा कलेक्शन कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एक स्टेटमेंट देता है। साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक स्टेटमेंट देता है, एक बयान देता है, किसकी बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर। और वो जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें, टेंटेटिव स्टेटमेंट गिवन बाय अ साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये टेंटेटिव क्या होती है इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा सा देख लें कि हाइपोथेसिस क्या है। अपने अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर साइंटिस्ट ने जो स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। मतलब कोई साइंटिस्ट अगर ये ऑब्जर्व करता है कि जहाँ पर मच्छर ज्यादा होते हैं तो वहां पर मलेरिया ज्यादा होता है, और साइंटिस्ट जो है वो ये एक अपनी स्टेटमेंट दे देता है कि मलेरिया जो है वो मच्छर फैलाते हैं, तो उसकी ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ये स्टेटमेंट कहलाएगी उसकी हाइपोथेसिस। या किसी साइंटिस्ट ने जो है वो ह्यूमन का ब्लड देखा और उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था, तो उसने कहा कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उसकी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो वो बात करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे, इस उसकी स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए टेंटेटिव। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जो एक्सप्लेमेंट्री हो, यानी जिसको मजीद क्या किया जा सके, जिसको मजीद जो है वो एक्सप्लेन किया जा सके। अब मिसाल के तौर पे मैं एक स्टेटमेंट ये दे देता हूँ कि पता नहीं किस वजह से मलेरिया हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ना इसका कोई टेस्ट किया जा सकता है। मैंने तो बस कह दिया कि मलेरिया पता नहीं किस वजह से हो जाता है, तो मेरी स्टेटमेंट टेंटेटिव नहीं हुई। टेंटेटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, जिसको मजीद आगे चेक किया जा सके। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं टेंटेटिव स्टेटमेंट। तो जब कोई साइंटिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देता है, इस टेंटेटिव स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस के बाद है रीजनिंग। रीजनिंग ये हम कह सकते हैं कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को मजीद लॉजिकल एक्सप्लेन किया जाए तो वो क्या है, वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग जो होती है, दो तरह की रीजनिंग होती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग कह रहा है विच रन फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, एंड इंडक्टिव रीजनिंग रन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। अब इसका मतलब क्या होता है आप देखें, मिसाल के तौर पे ये हैदराबाद का एरिया है। अब इस हैदराबाद के एक हाइपोथेसिस दिया जाता है कि हैदराबाद के अंदर जो है वो क्या है, मच्छर बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से हैदराबाद के अंदर मलेरिया भी ज्यादा है। ये मैंने एक जनरल बात करी, जनरल बात किसकी करी है, इस पूरे हैदराबाद सिटी की मैंने बात कर दी कि इसमें मच्छर ज्यादा है, गंदा पानी ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर मलेरिया ज्यादा है। अब अगर एक साइंटिस्ट कहे कि अगर हैदराबाद सिटी के अंदर जो है वो मच्छर ज्यादा है और मलेरिया ज्यादा है, तो लतीफाबाद का जो एरिया है, साइंटिस्ट अगर कहता है कि जो लतीफाबाद का एरिया है ये भी क्या है, ये भी हैदराबाद ही का एक पार्ट है, और यहाँ पर भी मच्छर ज्यादा है, तो यहाँ भी मलेरिया ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब मैंने एक जो बात की वो एक जर्नल बात की, और रीजनिंग जो है वो जर्नल से किसकी तरफ चली गई, जर्नल से चली गई स्पेसिफिक की तरफ। तो ऐसी रीजनिंग जो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चली जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे कोई साइंटिस्ट क्या है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी तमाम परिंदों के जो है वो क्या होते हैं, पर होते हैं। तो उसकी रीजनिंग क्या की जाए, उसकी रीजनिंग ये की जाए कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं
तो स्पैरो जो है वो भी एक परिंदा है और उसके भी वो भी एक बर्ड है और उसके भी जो है वो क्या होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए। तो एक जर्नल बात करी किसकी, बर्ड्स की, और उसमें से रीजनिंग किसकी तरफ ले गई, स्पेसिफिक की तरफ चली गई। तो ऐसी रीजनिंग को हम क्या कहते हैं, ऐसी रीजनिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। यानी डिडक्टिव रीजनिंग कहाँ रन करती है, रन फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। और इसमें ज्यादातर हम यूज करते हैं इफ एंड देन। जैसे कहा जाए ना, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग देन स्पैरो इज आल्सो बर्ड एंड इट मस्ट हैव विंग्स, इसके भी विंग्स होने चाहिए। इफ If Hyderabad has a lot of mosquitoes and malarial patient, then Latifabad is also a part of Hyderabad. It must have malarial patient. इसके पास भी malarial patient होंगे। तो अक्सर हम डिडक्टिव रीजनिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं, if और then। अच्छा, एक रीजनिंग होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग कैसे होती है, जैसे मैं कहता हूँ कि लतीफाबाद जो है वो, लतीफाबाद हैदराबाद का एक पार्ट है और इसमें जो है वो क्या कहना चाहिए कि इसमें मच्छर ज्यादा है तो इसमें मलेरिया ज्यादा होता है। अगर मैं ये बात कहता हूँ लेकिन दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि अगर लतीफाबाद में मच्छर ज्यादा है और यहाँ पर मलेरिया ज्यादा होता है, तो कासमाबाद, सिटी एरिया, कोसार, ये भी किसके पार्ट हैं, ये भी हैदराबाद के पार्ट हैं और यहाँ पर भी मच्छर ज्यादा है तो यहाँ भी मलेरिया होना चाहिए। तो मतलब मैंने स्पेसिफिक बात कही थी और साइंटिस्ट ने स्पेसिफिक से किसकी तरफ चले गया, स्पेसिफिक की तरफ से चला गया। ये रीजनिंग हमारी किस तरफ, जर्नल की तरफ। स्पेसिफिक से कहाँ की तरफ बात हो गई, जर्नल की तरफ। तो ऐसी रीजनिंग को हम क्या कहेंगे, ऐसी रीजनिंग को हम कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग विच रन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। जैसे मैं कहूँ कि स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो हैज अ विंग, तो दूसरा साइंटिस्ट कहे कि हाँ स्पैरो बर्ड है, स्पैरो के पास विंग होते हैं। तो ईगल, पिजन, ईगल हो गया, पिजन हो गया, आउल हो गया, ये भी बर्ड है, इनके भी क्या होने चाहिए, इनके भी जो है वो विंग्स होने चाहिए। तो मैंने बात की थी स्पेसिफिक स्पैरो की, और फिर जो रीजनिंग हुई उसमें क्या हुआ, तमाम जर्नल बर्ड्स के बारे में कहा गया। तो ऐसी रीजनिंग क्या कहलाती है, ऐसी रीजनिंग कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, जब रीजनिंग हो जाती है तो फिर उस रीजनिंग के बाद हाइपोथेसिस को जो चेक किया जाता है, हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट ने कहा कि मलेरिया को जो फैलाने वाले हैं वो क्या होते हैं, वो मच्छर होते हैं। मलेरिया को फैलाने वाले मच्छर हैं, ये उसकी हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के जरिए कैसे चेक किया जाएगा, इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए ऐसे चेक किया जाएगा कि जितने भी इलाके के अंदर मच्छर हैं उनको स्प्रे के जरिए क्या किया जाएगा, मच्छरों को खत्म किया जाएगा। और फिर देखा जाएगा कि अगर मच्छर के खत्म करने से क्या मलेरिया भी खत्म हो गया। तो ये है क्या होगा, ये होगा एक्सपेरिमेंट। यानी एक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने कहा, अपने एक साइंटिस्ट ने कहा कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या किया जाएगा, 100 ऐसे लोग जिनका ब्लड जो हेल्दी होंगे उनका ब्लड लिया जाएगा और 100 ऐसे लोग जो उनको मलेरिया होगा उसका ब्लड लिया जाएगा। अगर तमाम के तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम हो और हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम ना हो, तो हम कह सकते हैं, और हाइपोथेसिस सही हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि मलेरिया का जो काज है वो क्या है, वो प्लाज्मोडियम है। और जब मच्छरों को खत्म करने से मलेरिया भी खत्म हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि मलेरिया को फैलाने वाले जो हैं वो क्या हैं, मॉस्किटो हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट इज अ सेटअप टू टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो हम एक सेटअप बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस किसकी बुनियाद पे दिया जाता है, हाइपोथेसिस दिया जाता है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर। लेकिन अगर हाइपोथेसिस जो है वो को एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करता है, यानी जितने भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किसको सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं किसको, हाइपोथेसिस को। तो वो एक्सपेरिमेंट जो है वो हाइपोथेसिस फिर हाइपोथेसिस नहीं रहता, वो हाइपोथेसिस किसकी फॉर्म में आ जाता है, फिर वो हाइपोथेसिस आ जाता है किसकी फॉर्म में, थ्योरी की फॉर्म में। एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन का मतलब यहाँ पर आप सिंपली देख लें रिजल्ट है। यहाँ पर कंक्लूजन क्या होता है हमारा, वो जो हम रिजल्ट्स निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं चीज को कि इतने इलाकों से हमने जो है वो मच्छरों को खत्म किया और इतने इलाकों के अंदर जो है वो मच्छर क्या, मलेरिया क्या हो गया, खत्म हो गया। एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या ले लेते हैं, उसके रिजल्ट। और रिजल्ट अगर एक्सपेरिमेंट हमारे
एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? अगर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस नहीं रहता। ये किसकी फॉर्म में आ जाता है? ये आ जाता है फिर किसकी फॉर्म में? ये थ्योरी की फॉर्म में जो है वो आ जाता है। थ्योरी क्या है? इफ एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू सपोर्ट द हाइपोथेसिस इट कम इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। वो किसकी फॉर्म पे आ जाता है? थ्योरी की फॉर्म में। तो अब आप कह सकते हो कि हाइपोथेसिस को हम किसकी बुनियाद पे बनाते हैं? ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे। और थ्योरी किसकी बुनियाद पे बनाई जाती है? थ्योरी बनाई जाती है एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर। मतलब थ्योरी ज्यादा ऑथेंटिक होती है किसके मुकाबले में? हाइपोथेसिस के मुकाबले में। लेकिन थ्योरी में मॉडिफिकेशन की गुंजाइश मौजूद होती है। जैसे हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। हो सकता है आगे चलकर हमें पता लगे कि मलेरिया की कोई और भी वजह हो सकती है, या भी हम कहते हैं कि मॉस्किटो मलेरिया को ट्रांसफर करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मलेरिया जो है फैलाते हैं मॉस्किटो, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि फ्लाइज भी फैलाती हैं। तो उसमें फिर क्या करते हैं हम? थ्योरी के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन ऐसी थ्योरी जिसमें कोई मॉडिफिकेशन की गुंजाइश ना हो, वो बिल्कुल एक यूनिवर्स का फैक्ट हो, तो उसको ऐसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लॉ, यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ नेचर। नेचर का क्या होगा? ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश मौजूद नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लॉ। आपने देखा होगा बायोलॉजी में आपको थ्योरीज तो बहुत ज्यादा मिलेंगी, लेकिन लॉ क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो आपने एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो याद रखनी है। एक तो आपने क्या याद रखना है? एक आपने याद रखना है इसकी सीक्वेंस। ये जो बायोलॉजिकल स्टेप्स दिए हैं आपकी बुक में, इसकी सीक्वेंस याद रखनी है। दूसरा आपने फिर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक हाइपोथेसिस क्या होता है, थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होता है। हाइपोथेसिस किसकी बेस पे दिया जाता है? ऑब्जर्वेशन की बेस पर। थ्योरी एक्सपेरिमेंट की बेस पे दी जाती है। और ऐसी थ्योरी जिसमें कोई चेंज नहीं हो सके, यूनिवर्सल फैक्ट हो नेचर का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लॉ जो है वो कहते हैं।